सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीजता, प्रेम, स्नेह, मार्गदर्शक और इस विद्यालय परिवार के प्रति सहयोग रखने वाले परम आदर और सत्कार के योग्य अभिभावकगण महोदय, विद्यालय परिवार से जुड़े हुए सभी बंधुओं का इस विद्यालय परिवार की यथार्थ वास्तविक सभ्यता की सीढ़ी पर चलकर अपने जीवन की स्वर्णिम पंक्तियों को आगे बढ़ाने वाले प्रिय छात्र छात्राओं, बाल साधना की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से, माँ श्वेतांबरी देवी से, माँ वीणा धारणी से, सत्कार और सादर का योग्य गुण से बुद्धि का संचार करने वाली उस देवी से आपकी गौरवमयी परंपरामयी अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से चलाने की प्रार्थना करता हूँ। आपकी बुद्धि और आपके कल्याण की प्रार्थना करता हूँ और परमात्मा से यही दुआ करता हूँ आप जीवन में हमेशा तरक्की करें, आगे बढ़ें। प्रिय छात्रों, मेरे हृदय की रक्त कणिकाओं और लहू से प्रिय मेरे बेटों बेटियों, आज का जो बिंदु हमारा है वो मानव संसाधन का पार्ट नंबर 2 है, अध्याय नंबर 12। आज मानव संसाधन जो 12वां अध्याय है उसके पार्ट नंबर 2 में हम राजस्थान का जनसंख्या क्रम पढ़ेंगे। तो राजस्थान का जनसंख्या क्रम क्या है या इस जनसंख्या क्रम में क्या व्यवस्था है। राजस्थान का कुल जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान कुल जनसंख्या में जो पूरी जनसंख्या 686 है वह भारत में 8वां स्थान है। भारत में 8वां स्थान है। आज भारत का 10.41% क्षेत्रफल है और 10.41% क्षेत्रफल पर अगर भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग जो जनसंख्या 121 करोड़ का वो 5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। अगर भारत में एक बात किया जाए कुल पुरुष कितने हैं तो कुल पुरुषों की संख्या के आधार पर भारत में 8वां स्थान। अगर बात की जाए राजस्थान में कुल महिलाओं के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है तो भारत में महिलाओं के दृष्टिकोण से भी कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। लेकिन अगर बात की जाए लिंगानुपात की बात की जाए, लिंगानुपात उसे कहते हैं जहां पर एक वर्ष में 1000 पुरुषों के पीछे कितनी बालिकाओं ने जन्म लिया वो शिशु लिंगानुपात कहलाता है और जहां पर 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं उसे लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात के दृष्टिकोण से भारत का स्थान 21वां स्थान है, 21वां स्थान मौजूद है। अगर बात शिशु लिंगानुपात की जाए, एक वर्ष में जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उनके पीछे कितनी बेटियां जन्म लेती हैं उसे शिशु लिंगानुपात कहते हैं। तो शिशु लिंगानुपात के अंतर्गत आता है वो शिशु लिंगानुपात में राजस्थान का स्थान 29वां स्थान है। कहने का मतलब बहुत ही निम्नतम स्तर पर राजस्थान की स्थिति है। अगर बात घनत्व की जाए तो राजस्थान घनत्व के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान रखता है, 24वां स्थान रखता है। अगर दशकीय वृद्धि की बात की जाए तो दशकीय वृद्धि के दृष्टिकोण से अगर स्थान पूछा जाए तो दशकीय वृद्धि दर के दृष्टिकोण से 11वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 11वां स्थान मौजूद है। अगर साक्षरता दर में पूछा जाए तो 33वां स्थान है। अगर बात की जाए साक्षरता दर में 33वां स्थान है, 33वां स्थान के ऊपर पायदान पर भारत है। पुरुष साक्षरता दर के आधार पर देखा जाए तो पुरुष साक्षरता दर के हिसाब से यानी भारत है वो 27वें नंबर पर है और महिला साक्षरता से तो बहुत ही निम्नतम बिहार को छोड़कर हम ही निम्न स्तर पर है, केवल बिहार हमसे आगे है। तो महिला साक्षरता दर पर 35वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 35वां स्थान। तो राजस्थान की जनसंख्या है वो 686 है, 6.86 करोड़ के लगभग थी। आज तो खैर अब 2021 की जनगणना आएगी तो और बढ़ जाएगा।
और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 8वां स्थान रखता है, क्योंकि पहला स्थान रखता है वो उत्तर प्रदेश रखता है 19.5 करोड़ के साथ, और सबसे निम्न स्थान रखता है वो 68 लाख की जनसंख्या के साथ रखता है, वो रखता है आपका सिक्किम जो क्षेत्र है वो रखता है। पुरुषों की दृष्टिकोण से भारत में 8वां स्थान है, महिलाओं की दृष्टि से भी 8वां स्थान है, लिंगानुपात की दृष्टिकोण से 21वां स्थान है। 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाएं होती है उसको लिंगानुपात कहते हैं। एक साल में पैदा होने वाले टोटल बच्चे जो होते हैं उनके पीछे कितनी बेटियां जन्म लेती हैं वो शिशु लिंगानुपात होता है। शिशु लिंगानुपात में भी राजस्थान की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, 29वां स्थान है। घनत्व के दृष्टिकोण से हम 24वें स्थान पे। घनत्व का मतलब होता है प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, वो घनत्व कहलाता है। तो घनत्व में हम 24वें स्थान पर है। दशकीय वृद्धि दर के दृष्टिकोण से हमारा 11वां स्थान है। साक्षरता दर से हम 33वें स्थान पर है। पुरुष साक्षरता में हम 27वें स्थान पर है, और महिला साक्षरता में हम 35वें पायदान पर खड़े हैं। सिर्फ बिहार एक ऐसा राज्य है जो हमसे भी निम्नतम स्तर पर है। तो ये सारी चीजें आती है। तो ये आकार, पहला बिंदु आपका जनसंख्या का आधारभूत हो गया। अब दूसरा बिंदु जो आपका शुरू होता है वह जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी दूसरा जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या। तो पहली बात आप लिखेंगे जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं। तो पहली बात आप क्या लिखेंगे, जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं। कितने प्रमुख घटक हैं? 3 प्रमुख घटक हैं, जिन घटकों के कारण एक बड़ी क्षेत्र में जनसंख्या का जो परिवर्तन होता है। जनसंख्या 3 घटकों से काफी प्रभावित होती है। घटक को आप आयाम भी कह सकते हैं, 3 आधार भी कह सकते हैं, 3 प्रकार भी कह सकते हैं, 3 व्यवस्थाएं भी कह सकते हैं। तो 3 आधारभूत वो बातें हैं जिनके कारण यानी कि जो जनसंख्या प्रभावित होती है। पहला बात क्या होती है? जन्म दर। दूसरी बात इसकी क्या है? मृत्यु दर। और तीसरी चीज क्या है? प्रवास। अब सभी बच्चों को मैं बता दूं कि एक एक चीज की मैं आपको डिटेल बताऊं। जन्म दर, पहली बात देखिए, पहली सबसे बड़ी बात आती है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। पहली बात तो है जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो आप इसमें एक बात लिखेंगे कि जनसंख्या में 2 आधारभूत हैं, एक तो जन्म दर व मृत्यु दर। क्या होती है? मृत्यु दर व जन्म दर। जन्म दर व मृत्यु दर के बीच का अंतर, इसका अंतर, जन्म दर व मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है उस बीच के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी जन्म दर व मृत्यु दर के बीच का अंतर, बीच के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जनसंख्या जन्म दर व मृत्यु दर के बीच के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के नाम से इतिहास में संबोधित किया जाता है। तो ये दोनों बातें आपकी आती है। तो आपसे पूछता है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है, तो आप लिखेंगे जन्म दर व मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, उसमें पहला घटक है जन्म दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित रहने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। अब पहले बिंदु पर आप एक बात लिखोगे कि जन्म दर क्या होती है। एक वर्ष में, यानी जन्म दर क्या है? एक वर्ष में प्रति 1000, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में, प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों की संख्या, जीवित बच्चों की संख्या, मान लो एक साल में 1200 बच्चों ने जन्म लिया और उनमें जीवित बच्चे जो रहे वो 900 बच्चे रहे, तो जन्म दर क्या रही? 1200 पर 900 रही। अब उसका एवरेज निकल जाएगा कि जन्म दर क्या रहा? प्रतिशत निकल जाएगा। तो जन्म दर एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों की संख्या होती है, उस जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर। मृत्यु दर को उल्टा कर दो, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी? मृत्यु दर। यानी जहां पर आप जन्म दर में आपने ये लिखा कि एक वर्ष में प्रति 1000,
एक वर्ष में प्रति 1000 बच्चों पर जीवित रहने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर है, और एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है, या मृत्यु दर। और जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन किया जाएगा, जनसंख्या के कितने घटक है? 3, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर क्या होती है? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के बीच जीवित रहने वाले बच्चों की संख्या वो जन्म दर है, और 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर। और जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के बीच का जो एक अंतर है, उस अंतर को क्या कहा जाता है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। 1980 से उच्च तकनीकी, श्रेष्ठ चिकित्सा, समुचित सुविधाएं, शिक्षा के विकास के कारण जन्म दर में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर में कमी आई है। कब आई भाई? 1980 में। क्या कारण था 1980 में? एक तो शिक्षा बढ़ी, शिक्षा के बढ़ने के साथ चिकित्सा बढ़ी, चिकित्सा के साथ सुविधाएं बढ़ी, सुविधाओं के साथ लोग जागरूक हुए। इन सभी शिक्षा, चिकित्सा, सुविधाएं और जागरूकता के कारण यानी जन्म दर में तो बढ़ोतरी हुई है। जो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जो मरने वाले बच्चे ज्यादा होते थे, अब उन मरने वाले बच्चों की संख्या कम हो गई, और प्रति 1000 पर जो मृत्यु दर पहले ज्यादा होती थी, अब उनमें कमी आ गई। तो इसके कारण क्या हुआ? इसका मुख्य कारण रहा उस समय की शिक्षा भी रही है, चिकित्सा रही है, सुविधाएं रही है और जागरूकता रही है। 1980 की उच्च तकनीकी, श्रेष्ठ चिकित्सा, समुचित सुविधाएं, शिक्षा के विकास के कारण जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में क्या आ गई? कमी आ गई है। और ये भारत की एक बड़ी सफलता भी कही जा सकती है। इस क्षेत्र में भारत की एक नई नूतन उपलब्धि के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। अब तीसरी चीज यहाँ बच्चों शुरू होती है, और वो तीसरी चीज है प्रवास। तीसरी चीज क्या शुरू होती है? प्रवास शुरू होती है। प्रवास क्या होता है वो देखिए। व्यक्तियों द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के स्थानांतरण को प्रवास कहलाता है, जिसमें आपने देखो स्थानांतरित कृषि पढ़ी थी कक्षा 9 के अंतर्गत। तो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर लोग रहते थे, फिर वो खेती बाड़ी करते थे, उसको आपने स्थानांतरित कृषि कही थी। तो प्रवास क्या होता है? प्रवास के अंतर्गत व्यक्तियों द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। देखो एक बात आता है, देखो केवलादेव अभ्यारण्य का नाम आपने सुना था कि प्रवासी पक्षी आते हैं। तो वो क्या होते हैं? साइबेरियन से वहां से आते हैं और हमारे केवलादेव अभ्यारण्य में आते हैं, तो वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। तो प्रवास क्या होता है? देखो प्रवास एक वैसे अच्छे शब्दों के अंतर्गत इसको देखा जाए तो प्रवास शब्द का अर्थ एक ही होता है कि निवास स्थान होता है। और जब जनसंख्या एक क्षेत्र से दूसरे स्थानांतर पर प्रतिगमन करती है, जाती है, स्थानांतरित होती है, वो प्रवास कहलाता है। राष्ट्रीय देश की 2 तरीके के प्रवास होते हैं, एक राष्ट्रीय प्रवास होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है। प्रवास कितने तरीके के होते हैं? एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास आएगा, और दूसरा प्रवास होता है जिस दूसरे प्रवास को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देश की सीमाओं के बाहर होता है, देश की सीमाओं के बाहर होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है वो देश की सीमाओं के बाहर होता है, और राष्ट्रीय प्रवास जो है वो देश की सीमाओं के अंदर होता है, देश की सीमाओं के अंदर होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है वो देश की सीमाओं के बाहर होता है, और राष्ट्रीय प्रवास है वो देश की सीमाओं के अंदर होता है। ये दोनों प्रवास उस समय देखे गए। जनसंख्या वृद्धि के अन्य घटक क्या है? यानी जनसंख्या केवल इन 3 घटकों से नहीं, अन्य घटक क्या है? एक तो हमारी जलवायु है, जनसंख्या वृद्धि के जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उनके कारण। अब आप कहोगे सर जलवायु का इसमें क्या रोल है? बिल्कुल है, जहाँ अच्छी जलवायु होंगी लोग ज्यादा रहेंगे, जहाँ पर गर्भ धारण करने की कैपेसिटी अच्छी होगी, भौगोलिक परिस्थितियां, वहां पर खान पान शुद्ध अच्छा होगा, तो वहाँ जनसंख्या ज्यादा रहेगी। नदियों के किनारे ज्यादा लोग रहते हैं, जहाँ सुविधाएं होती है, तो जनसंख्या तो वहीं ज्यादा रहेगी, तो बढ़ेगी भी। दूसरा जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक जो है वह अशिक्षा, गरीबी और अज्ञानता। शिक्षा क्यों बढ़ी है? एक तो अशिक्षा रही है, लोगों को ये पता नहीं है कि बड़ा समाज होने के क्या घाटे हैं, जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी चीजों पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। लोगों में एक कहावत आ जाती है, एक आंख के खोले बीच, ये किसी कुछ धारणा समाज की बन गई कि अशिक्षा ही, आज भी लोग अशिक्षित ही। तो इससे एक चीज है। दूसरों गरीबी है, लोग के बारे में टीवी को नहीं, टेक्नोलॉजी को नहीं, अच्छी तकनीकी जुड़ेड़ा को नहीं,
देश हित की शिक्षा को बाकन ज्ञान अभाव है कोई चीज ने प्राप्ति को करना चाहो तो बान पतो ही को नहीं कि आगे भविष्य में जाके के प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो दूसरी गरीबी भी है, गरीबी के कारण बस सुविधाओं शिक्षाओं राहू जुड़ कौन पाओ। और जब देश की शिक्षा से नहीं जुड़ पाते हैं, देश की टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ पाते हैं, देश के संसाधनों से नहीं जुड़ पाते हैं, तो वो गरीबी में क्या करते हैं, इनसे जुड़ते नहीं है तो उन्हें ज्ञान ही नहीं होता है। और तीसरी अज्ञानता कि वो इस चीज का ज्ञान ही नहीं रख पाते कि भाई वास्तव में इसके क्या आने वाले प्रतिकूल प्रभाव होंगे। मनोरंजन के साधनों का भी अभाव है, यानी कि जैसे टीवी है, टेक्नोलॉजी है, कुछ सामाजिक संविदा कार्यक्रम आते हैं, उनका तो अभाव है। अब लोग क्या करते हैं, यानी कि ये जो जनसंख्या वृद्धि जो है इस तरीके से जो बढ़ती हुई है, अगर उस समय आदमी को जैसे कुछ टेक्नोलॉजिक रूप से कुछ कुश्ती दंगल इनके बार बार आयोजन होते रहे, लोगों को जानकारी मिलती रहे, शरीर की इम्यूनिटी पावर की जानकारी मिलती रहे, तो भी जनसंख्या के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगते हैं। सामाजिक भ्रांतियां, जैसे परिवार के अंतर्गत सामाजिक भ्रांति होती है कि लड़की से परिवार नहीं चलता है, अगर लड़कियां हो तो लड़के होनी चाहिए, एक लड़का होता है तो उसके साथ कोई घटना हो जाती है तो अच्छा नहीं होता। समाज की इतनी भ्रांतियां हैं। फिर पुत्र की चाहत, कई बार क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि में पुत्र की चाहत भी एक बड़ा बिंदु है। क्यों? क्योंकि पुत्र प्राप्त करने के लिए 5-5, 6-6 लड़कियां हो जाती है। समाज में कि पुत्र तो वंश का सूचक होता है और पुत्र के बिना तो जीवन में कुछ नहीं होता है। तो ऐसी भी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं कि पुत्र प्राप्त करने चाहिए। सामाजिक बनावट और व्यवस्थाएं, हमारा समाज का ढांचा ऐसा, हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं, हमारी परंपराएं ऐसी हैं, हमारा समाज इस तरीके का है कि उस समाज के अंतर्गत कुछ ऐसी विशेषताएं, कुछ ऐसी बातें जो हैं जो इस जनसंख्या वृद्धि के लिए कारगर सिद्ध होती हैं या इस जनसंख्या को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो ये बात यहाँ पर आती है। फिर आपका जो बिंदु आपको पढ़ने को अब मिल रहा है और वो तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, दूसरा बिंदु है जनसंख्या घनत्व। तो पहली बात है घनत्व किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को घनत्व कहते हैं। किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? घनत्व कहा जाता है या घनत्व। अब घनत्व कैसे? 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति, इसका निकाला 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति, यानी उसका आइडिया कैसे निकाला? जैसे 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, आप एक अलग अलग रहते हैं तो उनका अलग अलग घनत्व निकल के उसका एवरेज भी निकाला जाता है। 2011 में भारत का घनत्व कितना था? तो 2011 में भारत का जो घनत्व है वो 382 व्यक्ति था। कितना था? 382 व्यक्ति था। और भारत का सर्वाधिक घनत्व, बेटे कंपटीशन में आया हुई चीज है, सर्वाधिक घनत्व बिहार का था 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, जो पहले 1028 पश्चिमी बंगाल का था। 2011 के अंतर्गत ये पश्चिमी बंगाल में था, लेकिन अब नए आंकड़ों के अंतर्गत जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें 1102 जनघनत्व जो सर्वाधिक आया है वो बिहार का आया है। सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो भारत का सबसे कम घनत्व है, तो भारत का सबसे कम घनत्व है, वो घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, वो कहाँ पर आते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के आते हैं। तो भारत के सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आते हैं। 1900, अब घनत्व में देखिए एक बात है, 1901 की जनगणना में भारत का घनत्व था 57 और 1911 में यही घनत्व हो गया कितना? 82। कितना हो गया? +5 बढ़ गया था। लेकिन 1921 की जनसंख्या का महाविभाजक काल कहा जाता है, जिसमें बहुत जनसंख्या घटी थी, इसलिए वहां पर 81 हो गया, इसलिए -1 हो गया था। उस समय का जनसंख्या जो घनत्व है वो एक बिंदु के रूप में हो गया था। और उसके बाद में जो 1931 में जो ये घनत्व निकला था, तो 1931 में जनघनत्व 90 था। तो 90 होने की वजह से प्लस कितना हो गया? 9 हो गया। 1941 में ये जनघनत्व है 103 था, तो 90 में 103 हो गए, तो प्लस कितने हो गए? 13 जनघनत्व यहाँ पर आ गया था। 1951 में
ये जनघनत्व चला गया 117, तो 117 3 में अगर 17 की अगर आप बात करते हो तो कितने प्लस हो गए, 14 प्लस हो गए थे। 1961 के अंतर्गत ये जनघनत्व हो गए 142, और जो यानी कि प्लस में गए वो कितने गए, 25 चले गए थे। 1971 में जनघनत्व था वो 177 था, प्लस कितने हो गए, 35 हो गए। फिर 1981 के अंतर्गत ये 216 हो गए, तो 177 में प्लस कितने हो गए कि 216 हुए 39, और 1991 सर्वाधिक घनत्व है जो बढ़ा, 1991 में बढ़ा 267, जो प्लस 51 हुआ, और 2001 की जनगणना के अंतर्गत और भी ज्यादा वृद्धि हुई, और 325 प्लस कितने हो गए, 58 हो गए, और 2011 के अंतर्गत 325 से कितने हो गए थे, 382 जो आपके हैं वो हो गए थे। तो वर्तमान समय में कितने हैं, 382 जनघनत्व अपना रखते हैं। तो 382 के अंतर्गत कितना, 57 है। तो सर्वाधिक वृद्धि 2001 में। तो 1900 के अंतर्गत भारत का जो जनघनत्व की बात की जाती है, तो 1901 में भारत का जनघनत्व स्वतंत्र था। 1911 के अंतर्गत 82 5 बढ़े, 1921 में एक घटा 81 हुए, 31 में 9 बढ़े, 41 में 103 होकर 13 बढ़े, 1951 में 117 होकर 14 बढ़े, 1961 में 142 होकर 25 बढ़े, 1971 में 177 होकर 35 बढ़े, 1981 में 216 होकर 39 बढ़े, 1991 में 267 होकर 51 बढ़े, 2001 में 325 प्लस हुए कितने, 58 हुए, 2011 में 382 और प्लस कितने हो गए, 57 हो गए थे। ये घनत्व है, भारतवर्ष का घनत्व था। लेकिन अब अगर बात की जाए तो राजस्थान के घनत्व की बात की जाए कि राजस्थान का घनत्व कितना है, तो राजस्थान का घनत्व 2001 में 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में था, और 201 व्यक्ति हो गए थे कितने, 2011 में। तो 2001 और 2011 के बीच जो वृद्धि हुई है वो 36 की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 36 हुई है। 165 और 200 कितने हो गए, 35 और 1 36। तो 2001 में राजस्थान का घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में था, और 201 2011 के अंतर्गत हो गया था। राजस्थान का सर्वाधिक जो घनत्व है वो सर्वाधिक घनत्व किसका, 598 जयपुर का है, जो मैंने पहले अभी कल बताया था आपको। और सबसे कम घनत्व है वो किसका है, जैसलमेर का है। तो जैसलमेर का कितना है, 17 है। तो सबसे कम घनत्व राजस्थान का जैसलमेर का 17 है। उसके बाद में बीकानेर का 78 है, बाड़मेर का 92 है, 141 चूरू का है। और ये भी कल मैंने बताया था, जैसे 598 सर्वाधिक जयपुर का है, 503 भरतपुर का है, 476 दौसा का है। उसके बाद में जो आपका आता है अलवर का आता है। तो ये पहले भी मैंने आपको बताए हैं, जो पूर्व पीडीएफ जो कल वाली पीडीएफ थी उसके अंतर्गत ये सारणी आपकी दे भी दी गई। अब जनसंख्या वृद्धि के क्या दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़े हैं, या कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं जो भारत की इस परंपरा पर है। पहले बात है कि जनसंख्या की समस्या देश की आर्थिक समृद्धि में बाधक है। हमारी जो ये देश की जनसंख्या है, जो तो आप यहाँ लिखेंगे, देश की जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, ये जनसंख्या आर्थिक समृद्धि में बाधक है। आर्थिक समृद्धि में बाधक है। आर्थिक समृद्धि में क्या है, बाधक है। जीवन की गुणवत्ता और विकास का प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अगर जनसंख्या ज्यादा होती है तो ज्यादा जनसंख्या होने से जीवन की जो गुणवत्ता है, बच्चों को अच्छा पौष्टिकता नहीं मिल पाती है, अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, अच्छी चिकित्सा नहीं मिलती है, और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रभाव क्या, विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये दो बातें आपकी आती हैं, जीवन में गुणवत्ता और विकास स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देश की आर्थिक समृद्धि होती है उस पर रुकावट पड़ती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन है, कपड़ा है, आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन मूलभूत सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सभी को अच्छा भोजन नहीं प्राप्त हो पाता, कपड़ा नहीं मिल पाता, आवास नहीं मिल पाता, शिक्षा नहीं मिल पाती, स्वास्थ्य नहीं मिल पाता। ये सारी देश की वो दुष्कर समस्याएं हैं जिन दुष्कर समस्याओं से भारत जूझ रहा है, और जूझने का मुख्य कारण भारत की जनसंख्या नहीं है।
उसके अलावा भारत में कुछ भौतिक सुविधाएं हैं। उन भौतिक सुविधाओं के अंतर्गत जैसे पानी है, बिजली है, यातायात है, आवास है, आदि समस्याएं हैं, उनको भी यह भारतवर्ष बराबर नहीं दे पाता है। तो भौतिक सुविधाएं जिसमें पानी है, बिजली है, यातायात, आवास है, उनकी सुविधाएं भी नहीं करवा पाते। उसके अलावा रोजगार में असंतुलन हो जाता है, बेरोजगारों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जो रोजगार में वृद्धि, संतुलन का अभाव रहता है, अपराध अराजकता में वृद्धि होती है, ये सारी चीजें। तो देश की आर्थिक समृद्धि में जनसंख्या बहुत बड़ी बात है। जीवन स्तर की गुणवत्ता और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव इसका कपड़ा, भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, पानी, बिजली, यातायात, आवास पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगली चीज है साक्षरता दर। जनसंख्या जैसे गंभीर बिंदुओं पर जागरूक, शिक्षित और बौद्धिक प्रगति से इस विकास कार्य में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर देश का विकास करना है, देश की तरक्की करनी है, तो वो तभी हो पाएगी जब देश की शिक्षा बढ़ेगी, देश में साक्षरता बढ़ेगी, तभी ये हो पाएगा। तो अब देखिए कुछ बिंदु हम साक्षरता के निकालते हैं। 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर, वो भी किसकी है? भारत की। तो भारत की साक्षरता दर है 74.4% भारत की साक्षरता दर है। अगर भारत की पुरुष साक्षरता दर पूछी जाए तो 82.14% यहाँ के पुरुष साक्षर है। अगर भारत की महिला साक्षरता आपसे पूछ ले, जो बेटे सेकेंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है, 65.46% महिला साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? तो सर्वाधिक के साक्षरता अगर भारत में देखी जाए तो केरल की है। केरल की 93.91% है। सबसे कम साक्षरता जो आपकी आती है वो साक्षरता बिहार की है, और बिहार की 63.82% है। भारत की साक्षरता 74.4% है। पुरुष की साक्षरता 82.14% है। भारत की महिला साक्षरता 65.46 है। सर्वाधिक साक्षरता केरल 93.21 है। सबसे कम साक्षरता बिहार की 63.2% है। तो ये साक्षरता का वो आंकड़ा है जो भारतीय दृष्टिकोण में। अब साक्षरता का आंकड़ा जो हम आपको राजस्थान परिप्रेक्ष्य में बताते हैं कि वो चीजें भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला बिंदु, राजस्थान की साक्षरता कितनी है? तो राजस्थान की जो साक्षरता है वो 67.07% राजस्थान की साक्षरता है। अगर बात की जाए पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो पुरुष साक्षरता भारत की है 17.48% राजस्थान के पुरुष साक्षर है। भारत के 82.14 है और राजस्थान के स्वतंत्र बोर्ड। भारत की साक्षरता 74.4 है, राजस्थान की साक्षरता 67.7 है। भारत का सबसे साक्षर जो जिला है वो केरल था राज्य, और राजस्थान का साक्षर जिला तो राजस्थान का साक्षर जिला जो है वो है 17.48%, जो आपका कहाँ का है? कोटा में सर्वाधिक साक्षरता है। कम साक्षरता 55.58%, जो आपकी जालोर क्षेत्र की है। सब कम साक्षरता जो आती है जालोर। तो सबसे राजस्थान का कम साक्षरता 55.58, जालोर जहां पर बहुत कम साक्षरता 17.48 के साथ कोटा प्रथम स्थान पर है, और द्वितीय स्थान पर 55.58% पे आता है। पुरुष साक्षरता झुंझुनू, अगर राजस्थान की बात की जाए तो पुरुष साक्षरता में और पुरुष साक्षरता के अंतर्गत आता है झुंझुनू, जो 87.88% है पुरुष साक्षरता में। लेकिन महिला साक्षरता की बात की जाए तो महिला साक्षरता के अंतर्गत आता है 66.32, जो आपका कोटा आता है। जो महिला साक्षरता में सबसे कम महिला साक्षरता, अगर कम महिला साक्षरता है तो वो किसकी आती है? जालोर की आती है 38.73 भारत में आती है। बिहार की आती है 52 आती है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सबसे कम साक्षरता वाला जिले से अगर देखा जाए
तो दो चीजें अंतर में, अगर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है डूंगरपुर 48.57 से, ये वर्दी वाला जिला है, वर्दी वाला जिसने 48 से 60.78% में वृद्धि की है, ये बात आती है। तो राजस्थान की साक्षरता 67.7%, पुरुष स्वतंत्र 48%, राजस्थान का साक्षर जिला स्वतंत्र 48% कोटा, कम साक्षरता 55.58 जालौर, पूर्व साक्षरता झुंझुनू 87.88 है। उसके बाद में कम साक्षरता जालौर 3.8 जो 7.3% यानी इसमें अग्रणी रही है। तो ये, लेकिन दशकीय वृद्धि की बात की जाए तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला वृद्धि दर वाला डूंगरपुर 58.47 है। लेकिन भारत की साक्षरता 74.4%, पुरुष साक्षरता 82.14, महिला साक्षरता 65.46, सर्वाधिक साक्षरता केरल 93.91% और सबसे कम साक्षरता बिहार 63.82% में आप आते हैं। और अगर भारत की पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक पूछ लिया जाए तो केरल आता है, और भारत की सबसे अधिक महिला साक्षर में भी केरल आता है, लेकिन सबसे कम साक्षरता में भी बिहार है, और सबसे कम साक्षरता प्रतिशत महिला में भी कौन है? बिहार है, क्योंकि ये प्रतिशत जो है वो निकलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। आपकी किताब से भी बहुत सारी चीजें मैंने आउट जाकर आपको आंकड़े संबंधित बातें जो आपको लिखवाई हैं, बताई है पीडीएफ में, वो सिर्फ इसलिए बताई है कि आप इन सभी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो, बढ़िया तरीके से तैयार करो, आपके जीवन में काम आएंगी। तो ये सारी चीजें थी। तो मैं सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, दुआएं देता हूँ। अब हम 24 जुलाई की क्लास में मानव संसाधन के तीसरे और अंतिम पार्ट में मिलेंगे। उसके बाद हम 13वें अध्याय पर चलेंगे। एक टेस्ट का भी सिलसिला हम जाहिर करेंगे, गुरुदेव से अभी चर्चाएं करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। सभी बच्चे पढ़ते रहो, पीडीएफ से नोट्स बनाते रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, माता पिता दादा दादी जी का ध्यान रखो, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी दुआएं, खुश रहो, आबाद रहो। जय हिंद, जय